लेट्स स्टार्ट। फ्लूइड में हम लोग आज एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। द टॉपिक नेम इज विस्कस फोर्स और विस्कोसिटी। एक ही चीज़ का नाम है, विस्कस फोर्स या विस्कोसिटी। देखते हैं विस्कस फोर्स होता क्या है। कहता है कि आपने रिवर में वाटर फ्लो होते हुए कभी गौर तो नहीं कर पाए होंगे, पर अगर ध्यान से कभी इसको टेस्ट किया जाएगा तो यू विल सी कि रिवर के जो नज़दीक, रिवर का क्या बोलते हैं उसको, लोअर सरफेस के नज़दीक जो वाटर फ्लो करता है उसकी स्पीड बहुत कम होती है। उसके ऊपर का जो वाटर फ्लो करता है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। उसके ऊपर थोड़ी स्पीड और ज़्यादा होती है। समझ रहे बात को? क्लियर? सो जो क्यों छोड़ दिए, लेके आओ। जो वाटर सरफेस के नज़दीक होता है वो स्लोली मूव करता है, और जो वाटर सरफेस से दूर होता है वो फास्ट मूव करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दो लेयर्स ऑफ वाटर के बीच फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे होते हैं तो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच फ्रिक्शन होता है, वैसे ही एग्जैक्टली सिमिलर केस इज देयर कि दो वाटर सरफेसेस के बीच, एक वाटर का लेयर है दूसरा वाटर का लेयर है, दोनों वाटर के लेयर के बीच फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। ओके, उसी फ्रिक्शन के कारण हर ऊपर वाला लेयर की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो पाती है। बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है, तो थोड़ा बढ़ता जाता है स्पीड। जैसे हम नीचे वाले में हैं तो स्पीड कम है, ऊपर जैसे जैसे जाते जाएंगे स्पीड विल इंक्रीज, क्योंकि हर दो लेयर के बीच थोड़ा सा फ्रिक्शन था, उसको थोड़ा सा रोकता है, तो हल्की हल्की स्पीड बढ़ती चली जाएगी, ज़्यादा नहीं इंक्रीज कर पाएगी। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ का मोलिक्यूल नहीं मूव कर रहा है और सडनली आपका इस जगह का मोलिक्यूल फुल स्पीड पे मूव करने लगे। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। स्पीड थोड़ी सी ही बढ़ेगी जब भी हर अगले लेयर में। ठीक है? किसी दो लेयर के बीच एक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा होता है। दैट फ्रिक्शन फोर्स इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। उसी फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? विस्कस फोर्स। समझ गए? अब ये विस्कस फोर्स किन किन बातों पर डिपेंड करता है, तो यहां पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप चाहें तो नोट कर लीजिए। विस्कस फोर्स ये विस्कस फोर्स, ये यहां से जाएगा नहीं, नहीं डेफिनेशन यहाँ से होगा। वहाँ तो बस बताया है कि विस्कस फोर्स कब काम करता है। तो विस्कस फोर्स तभी काम करता है जब फ्लो ऑफ लिक्विड बहुत स्मूथ हो रहा हो। ओके, स्मूथ मीन्स कभी कभार देखा है नदी में पानी बहुत कम होती है तो बहुत स्लोली मूव करता है। ओके, लेकिन बाढ़ आ जाती है तो पता ही नहीं चलता है पानी किधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा होता है। उस केस में ऐसा नहीं होगा। विस्कस फोर्स तब काम करता है जब लिक्विड बहुत स्मूथली, लाइक आप टैप ओपन करते हैं तो कभी कभार देखा होगा वाटर बहुत स्मूथली नीचे गिर रहा होता है, वहाँ विस्कस फोर्स काम कर रहा होता है। लेकिन अगर पूरा ओपन कर दीजिए तो फिर सब बेकार हो जाता है। तो उसकी स्पीड इतनी हाई होती है कि कौन सा वाटर मॉलिक्यूल किधर जा रहा होता है कोई रूल रेगुलेशन नहीं है।
ठीक है। सो फ्रिक्शन ये तो डेफिनेशन हो गया रटने के लिए और एग्जाम में लिखने के लिए। सिंपल टर्म में द फ्रिक्शन फोर्स वर्किंग बिटवीन टू लेयर्स ऑफ लिक्विड या फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। अब कहता है ये फोर्स डिपेंड किन किन चीजों पे करेगा। सो देर इज ए स्पेशल टर्म कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट वर्ड का मतलब समझ में आता है आप लोगों को? व्हाट इज ग्रेडियंट? कहता है कोई भी चीज दो तरह से बदल सकती है। किसी भी चीज के बदलने का तरीका नहीं बोलना चाहिए, आई डोंट हैव द प्रॉपर वर्ड, पर मैं तरीका ही बोलता हूं। किसी भी चीज के बदलने का दो तरीका होता है। एक, वो समय के साथ बदल जाते हैं। आज का टेम्परेचर 30 डिग्री है, कल हो सकता है टेम्परेचर 35 डिग्री हो जाए। तो कुछ चीज़ें, या सुबह टेम्परेचर 30 डिग्री है, शाम होते होते टेम्परेचर 36 डिग्री हो जाता है। समझे बात को? सो कोई भी चीज़ दो तरह से बदलती है। एक, टाइम के साथ। दूसरा, यहाँ का टेम्परेचर 30 डिग्री हो सकता है मुंबई का अभी टेम्परेचर 35 डिग्री हो। तो जगह के साथ भी चीज़ें बदलती है। जब कोई चीज़ टाइम के साथ बदल रही होती है, फॉर एग्जाम्पल रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, इसको हम लोग कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, वर्ड समझ रहे हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जो कोई भी चीज टाइम के साथ बदलता है तो उसको नाम दिया गया है रेट, कि टेम्परेचर बदलने का रेट ये है। दूसरा, जगह के हिसाब से बदले। फॉर एग्जाम्पल दीवार अगर बहुत गर्म होती तो आप यहाँ हाथ लाते तो गर्मी लगती, यहाँ हाथ लाते तो ठंडा लगने लगता। सो दीवार से अगर किसी गर्म ऑब्जेक्ट से दूर जाएंगे तो टेम्परेचर भी कम होता है, उसके नज़दीक जाएंगे तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। सो वहाँ टेम्परेचर लोकेशन के हिसाब से बदल रहा है, पोजीशन के हिसाब से बदल रहा है। ऐसे चेंज को ग्रेडियंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, उसको ग्रेडियंट कहा गया। अब अभी हम लोगों ने देखा कि इस रिवर में नीचे जो है वाटर का स्पीड कम है और ऊपर वाटर का स्पीड ज़्यादा है, यानी देयर इज अ वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट है ना, वेलोसिटी पोजीशन के साथ बदल रहा है। अगर इस एक्सिस को एक्स एक्सिस लें, या चलिए वाई ही ले लेते हैं, वाई भी ले सकते हैं, एक्सिस भी ले सकते हैं, क्योंकि एक ही एक्सिस है। तो हमारे पास there is something called dv by dx। ओके, इस टर्म को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। समझ रहे बात को? तो कहता है कि आपका जो विस्कस फोर्स है, न्यूटन ने पता किया था। न्यूटन हर जगह मिलता है, जैसे मैंने कहा ना, वेक्टर और फोर्स और मैकेनिमेटिक्स हर चैप्टर में मिलेगा, वैसे न्यूटन भी हर चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, जैसे अभी वो कोरोना का पेंडेमिक आया हुआ है, न्यूटन के टाइम पे प्लेग फैला था, बहुत पूरे यूरोप में बहुत बुरी स्थिति हो गई थी। इंडिया में तो पता नहीं उस समय कुछ हुआ होगा, लेकिन क्योंकि उसमें सब लोग कटे हुए होते थे, अलग अलग होते थे, तो बीमारी एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट जाना बहुत मुश्किल होता था। पर पूरे यूरोप में फैल गया था, तो 5 सालों के लिए एजुकेशन सिस्टम बंद कर दिया गया था। ठीक है, पूरा बंद ही करना पड़ा था, इतनी बुरी स्थिति हो गई। तो न्यूटन अपना कॉलेज छोड़ के, मतलब जहाँ वो पढ़ाते थे, गांव चले गए। ठीक है, गांव में 5 साल रहे और यही सब करते थे। ठीक है, उनके पास फ्री टाइम था, पढ़ाना था नहीं, और गांव में बैठे बैठे उन्होंने इतने सारे चीज़ें कर डाली। जब लौट के आए तो फिर बाकी लोगों को उन्होंने बताया, बाकी सभी प्रोफेसर्स को, कि मैंने ये किया है, वो किया, ये पता किया, वो पता किया। तो सब ने मिल के कहा कि चलो सबको लिखा जाए, और उन्होंने लिखना शुरू किया, और लिखते लिखते सब डॉक्यूमेंटेड हो गया। दैट्स वाई न्यूटन इज़ पॉपुलर, कि उन्होंने सभी चीज़ों को डॉक्यूमेंट बनाया।
अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं बनाते तो हम लोग शायद न्यूटन का नाम नहीं जानते। ठीक है, सो न्यूटन ने यहाँ भी ये एक्सपेरिमेंट किया था, तो उनको एक बात पता चली कि फोर्स, कौन सा फोर्स, विस्कस फोर्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, दूसरी बात, फ्रिक्शन फोर्स ही विस्कस फोर्स है। बस फ्रिक्शन फोर्स हम लोग सॉलिड, बिटवीन सॉलिड पढ़ते हैं, और ये बिटवीन फ्लूइड है, लेयर्स ऑफ फ्लूइड, तो नाम तो नहीं इसको फ्रिक्शन कहेंगे, बट सोचने में क्या बुराई है। यू कांट से कि दो फ्लूइड के बीच, दो लेयर के बीच फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, दैट इज नॉट करेक्ट, बट सोचने में तो कोई बुराई नहीं है। तो फ्रिक्शन फोर्स ही है। फ्रिक्शन फोर्स किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था? नॉर्मल फोर्स के होता था, याद है? फ्रिक्शन फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था नॉर्मल फोर्स के। अब यहाँ पर अगर आप एरिया कम लेंगे तो मास भी कम होगा, तो नॉर्मल फोर्स भी कम होगा। अगर एरिया बड़ा कंसीडर करेंगे तो लिक्विड भी ज़्यादा होगा, तो फोर्स भी, नॉर्मल फोर्स भी बढ़ जाएगा। तो लोग, उन्होंने कहा कि दूसरी बात जो हमें समझ में आई, दैट इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। एरिया मीन्स ये वाला एरिया, नॉट ये वाला एरिया। ओके, टॉप व्यू में जो एरिया बनेगा उस एरिया के प्रोपोर्शनल होगा। ऊपर से देखने पे जो एरिया क्रिएट हो रहा है उस एरिया की बात की जा रही है, ना कि साइड व्यू में। ठीक है, क्योंकि ऊपर से अगर एरिया आप छोटा सा लेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा पानी होगा, अगर आप अपने एरिया इतना बड़ा कर दिया तो अमाउंट ऑफ वाटर भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, सो दूसरी बात उन्होंने पता की कि विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, जब प्रोपोर्शनलिटी वाली सारी बातें पता चल जाती है तो आप लोगों को पता ही है हम लोग क्या करते हैं, सबको मर्ज कर देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने दो बातें पता की कि एक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डीवी बाई डी एक्स और फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, सो न्यूटन ने ये दो बातें पता की, और इन दोनों को जब मर्ज किया जाता है तो हमें एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो उन्हें फाइनल रिजल्ट लिखा F इज इक्वल टू माइनस ईटा ए डी वी बाय डी एक्स। ईटा इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वो जो n जैसा बना हुआ है उसकी थोड़ी सी सेकेंड वाला लाइन को लंबा कर देते हैं तो ईटा कहलाता है। ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ईटा, उस ईटा का नाम पड़ा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कस फोर्स, लोग उसी को विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, इतना लंबा नाम ले, हमेशा देख रहे हो नाम बड़ा सा रख दिया जाता है, बाद में हम लोग यूज करते हैं छोटा सा नाम। ठीक है, तो नाम भले ही लंबा चौड़ा हो लेकिन लोग उसको सिंपल वर्ड से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ईटा जो कहलाता है वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कस फोर्स कहलाता है, लेकिन विस्कोसिटी सिंपली बोलते हैं लोग उसे। ठीक है, माइनस साइन कहता है डीवी बाई डी एक्स पॉजिटिव था, एरिया पॉजिटिव होता ही है, ईटा हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश की जाती है। फोर्स निगेटिव है, फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा पीछे लगता है। तो हुआ कि एक निगेटिव है बाकी सब पॉजिटिव है, तो इक्वल कैसे होगा? तो एक माइनस साइन लगा दिया गया। ठीक है, तो माइनस साइन सिर्फ इसलिए लगाया गया क्योंकि प्लस माइनस मैच कर सके। सो दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इसको समझिए, और ये फॉर्मूला विस्कस फोर्स का आपको याद रखना है। हाउ मच विस्कस फोर्स एक्ट्स व्हेन फ्लूइड फ्लोज, जब फ्लूइड फ्लो करता है तो उसके ऊपर कितना विस्कस फोर्स लगता है, नोट कर लीजिए। लिख लीजिए, अपनी मर्जी है आपकी, बट हमें मतलब तीन चीज़ों से है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डी बाई डी एक्स, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, एंड फोर्स इज इक्वल टू माइनस ईटा ए डी वी बाई डी एक्स।
और डी बाई डी एक्स क्या है ये आपको समझ में आना चाहिए, एक नया चीज़ है आपके लिए, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट या किसी भी चीज़ का ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। माइनस ईटा एन डी वी बाई डी एक्स। ये नीचे से कट गया, पता नहीं क्यों, ध्यान नहीं दिया। वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होता है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल थी और वेलोसिटी ग्रेडियंट, किसी ने कुछ मैसेज किया था, हम लोगों ने देखा ही नहीं। ग्रेडियंट इक्वल टू चेंज। ठीक है, तो आज के लिए यही सीखना था कि वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं, ये विस्कस फोर्स कितना होता है। ठीक है, नहीं कुछ बातें और देखेंगे। हैं अभी तक नहीं लिखे हैं तो रुकने क्यों बोल रहे हैं? नहीं दिख रहा है, अब दिखता है। तुम लोग लैपटॉप में ही देखना है। ठीक है, आगे बढ़े। कितना स्लो लिखोगे? अगले 3 स्लाइड सिर्फ लिखना ही लिखना है आपको, हम कुछ एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बातें सब है, खुद से नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा, समझाने वाली कोई बात नहीं है। मर्जी आपकी, अगले 3 स्लाइड आपकी मर्जी है तो लिख लीजिए, सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है ना, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप लोग सब समझ गए हैं। सिर्फ नोट करने वाली बातें हैं, तो आप लोग नोट कर सकते हैं। जो ऑनलाइन वाले हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन नोट कर लीजिए, एक बार नोट करने से चीज़ें याद हो जाती हैं। ठीक है ना, सो बाद में भूल जाएं, इससे अच्छा है कि अभी लिख लीजिए। ईटा, ईटा लिख लीजिएगा, ETA। क्या होगा? ईटा। घर बनाने के लिए जो ईट यूज होता है, बिहार में उसे ईटा कहते हैं, यहाँ भी ईटा ही करते हैं। सिंगल को बिट कहते हैं और मल्टीपल को बिटा। हो गया?
अरे इतना स्लो लिखोगे तो 3 स्लाइड लिखते लिखते तो तुम लोग थक जाओगे। अब कुछ बातें ऐसे बोल देते हैं, सुन लेते हो, खत्म हो जाती है। लिखने का ऑप्शनल होता है ना, पर अगला स्लाइड इंपॉर्टेंट है। अभी निगेटिव साइन हमने एक्सप्लेन किया, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, निगेटिव साइन इंपॉर्टेंट नहीं है। बढ़े ठीक है। यूनिट, ईटा का यूनिट सीजीएस सिस्टम में डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ट्वाइस सीजीएस सिस्टम में। एसआई में न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ट्वाइसली या डेका ट्वाइस। तीन नंबर लिखिएगा नहीं, सिर्फ एक नंबर लिखिए, 2 नंबर लिख लीजिए, ठीक है। सारी बातें लिखने वाली नहीं है। 1 नंबर नोट कर लीजिए, 2 नंबर नोट कर लीजिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। सो कुल मिला के इसका एसआई यूनिट ट्वाइसली, ठीक है। दिस इज एसआई यूनिट, ये आपको याद होना चाहिए। बाकी सब तो सीजीएस वाला नहीं मिलेगा एग्जाम में, एसआई वाला ही मिलता है। सो दिस ग्रीन कलर वाला जो है ये एसआई यूनिट है। वाटर का और एयर का विस्कोसिटी की वैल्यू दी गई है, बट वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो लोग जल्दी लिखते हैं वो लिख सकते हैं बट आप ज़रूरी नहीं है कि लिखिए। सो उन्होंने बताया है कि हवा, एयर की विस्कोसिटी कम होती है, देखिए माइक्रो में है, बहुत छोटा होगा, और वाटर की विस्कोसिटी 10 मिली है, तो थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो वाटर की विस्कोसिटी ज़्यादा है और एयर की कम है। हनी की विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, समझ सकते हैं आप लोग। मोस्ट विस्कस लिक्विड का नाम पता है आपको? मोस्ट विस्कस लिक्विड का नाम ग्लास। ग्लास को हम लोग सॉलिड मानते हैं, फिजिक्स कहता है ग्लास इज नॉट ए सॉलिड, ग्लास इज अ लिक्विड। इट्स विस्कोसिटी इज सो हाई, इतनी ज़्यादा इसकी विस्कोसिटी है कि हम इसे सॉलिड की तरह यूज कर लेते हैं। समझ रहे बात को? इसकी विस्कोसिटी इतनी हाई हो गई है कि वी आर एबल टू यूज इट एज सॉलिड, बट इट इज नॉट अ सॉलिड। ओके, ये भी फ्लो कर रहा है। जैसे हनी यहाँ पर रख दीजिए तो धीरे 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 फ्लो कर जाता है, वाटर तुरंत फ्लो कर जाता है। इसके फ्लो होने का रेट इतना कम है, दिख ही रहा है, ठीक है। लोगों ने बहुत पुरानी बिल्डिंग्स में जाके टेस्ट किया कि अगर लिक्विड सच में है तो 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 10 साल में नहीं, 20, 100 साल में कुछ तो पता चला होगा, थोड़ा तो फ्लो किया होगा। जब 100 साल पुरानी ग्लास के विंडो ग्लास को देखा गया तो उन्होंने चेक किया तो पता चला ऊपर का सरफेस थोड़ा सा थिन हुआ है और नीचे का सरफेस थोड़ा सा थिक हो गया है, यानी थोड़ा सा फ्लो कर गया 100 साल में। समझ रहे हैं? तो इसको फ्लो होने में हज़ारों साल लगेंगे, हज़ारों क्या लाखों साल लग जाएंगे, ठीक है। बट ये फ्लो कर रहा है,
तो लिक्विड में ग्लास इज अ लिक्विड फिजिक्स के हिसाब से, ठीक है ना, फिजिक्स के हिसाब से ग्लास इज अ लिक्विड विथ वेरी वेरी हाई विस्कोसिटी, जिसकी विस्कोसिटी बहुत हाई होती है, ठीक है। नहीं लिखना नहीं है। सो फोर्थ नंबर में समझाया है कि किसी भी लिक्विड में अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं, किसी भी लिक्विड में, एयर में होगा एक्सेप्ट वाटर, ओके, सो कहता है किसी भी लिक्विड या गैस में प्रेशर इंक्रीज करने से उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। बस ऐसे सुनने वाली बात है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, सिर्फ सुनने वाली बात है, आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा उन्होंने फिफ्थ नंबर में समझाया जो मैंने ऑलरेडी समझा रखा है कि फ्रिक्शन और विस्कोसिटी देखने में एक जैसे लगते हैं बट दे आर नॉट सेम, वो दो अलग अलग बातें हैं, ओके। सो दो सॉलिड्स के बीच जो काम करता है उसे फ्रिक्शन कहते हैं, और दो लिक्विड या दो गैस या गैस लिक्विड के बीच जो फ्रिक्शन जैसा कुछ काम करता है उसे विस्कोसिटी कहते हैं। जस्ट फॉर कन्वीनियंट आप दोनों को एक जैसा सोच सकते हैं बट दे आर टोटली डिफरेंट, दोनों के बीच कहीं कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी डिफरेंस, ओके। इस लेयर का वेलोसिटी का डिफरेंस जितना होगा विस्कस फोर्स उतना ज़्यादा होगा। फ्रिक्शन नेवर डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी डिफरेंस, वो वेलोसिटी डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता था, याद है ना, किसी भी वेलोसिटी से कार चल रही है, काइनेटिक फ्रिक्शन म्यूएन, ठीक है, वो फिक्स था, ओके। वहाँ भी यहाँ हम लोगों ने विस्कस फोर्स को एरिया के प्रोपोर्शनल कर दिया, अलग बात है कि एरिया नॉर्मल के ही प्रोपोर्शनल है यहाँ, लेकिन वहाँ नॉर्मल फोर्स कांस्टेंट होने के कारण एरिया पे डिपेंड नहीं करता था। वैसे कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया, तो फिर रेसिंग कार के व्हील्स इतने चौड़े क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है, अगर वो एरिया पे डिपेंड ही नहीं करता तो चौड़ा बनाने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, फ्रिक्शन तो बढ़ेगा नहीं, उसको चौड़ा इसलिए बनाया जाता है ताकि हमें ज़्यादा फ्रिक्शन मिल सके, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हो जाता है, फ्रिक्शन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ और बातें डिस्कस करनी पड़ती है, ठीक है। बताया है विस्कोसिटी ऑफ थिक लिक्विड, ऑप्शन नंबर 7, विस्कोसिटी ऑफ थिक लिक्विड्स लाइक हनी, ग्लिसरीन, कोल तार, ETC आर मोर देन द थिन लिक्विड लाइक वाटर। तो हनी का विस्कोसिटी वाटर से ज़्यादा होता है। कुछ छोटी मोटी बातें बताया है। ऑप्शन नंबर 9, विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज। तो कहता है गैस के केस में गर्म कर देने से विस्कोसिटी बढ़ जाती है, बट लिक्विड में ध्यान दीजिए, अगर ग्लास को हीट कर दें तो ऐसे ही फ्लो करने लग जाएगा, करेगा, उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, ओके। तो किसी भी चीज़ को, सॉलिड को इन जनरल, लिक्विड को इन जनरल गर्म कर देने पे उसकी विस्कोसिटी घट जाती है, लेकिन गैस के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी बढ़ जाती है। अब ये सब टॉपिक इसलिए यूजलेस हो जाते हैं कि आजकल एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछना 100% बंद कर दिया गया है, ठीक है ना, कोई नहीं पूछ रहा है। तो कहता थ्योरी तो है फिजिक्स में भर भर के है, लेकिन पढ़ने का कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि दे आर जस्ट आस्किंग न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स, ओके। सो फिजिक्स के कठिन होने का एक कारण भी है न्यूमेरिकल्स, इतने न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं कि हम लोग को न्यूमेरिकल ही पढ़ना पड़ता है। तो पढ़िए लेवल 1 क्लास वर्क, द शियरिंग स्ट्रेस। अब ये शियरिंग स्ट्रेस बीच में क्यों ले आया? एंड ईटा दिया हुआ है, वेलोसिटी ग्रेडियंट पूछा है। सो कुल मिला के आपको जो शियरिंग स्ट्रेस दिया हुआ है उसको दो टुकड़ों में तोड़ दीजिए, दो कंपोनेंट में तोड़ दीजिए। कैसे तोड़ेंगे?
ये अलग और ये अलग। पहला सर्कल के अंदर क्या बंद है? फोर्स, विस्कस फोर्स। और दूसरे सर्कल में क्या बंद है? एरिया। तो आपको विस्कस फोर्स दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर, ईटा दिया हुआ है, और आपको क्या निकालना है? dV/dx। फॉर्मूला आपके पास है, पुट कीजिए, निकालिए। फोर्स ध्यान दीजिएगा मिली न्यूटन है, तो फोर्स दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, ईटा दिया हुआ है। कैलकुलेशन कीजिए। नहीं कर पाएंगे क्या? कोशिश तो कीजिए। आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट पूछा है, तो अगर फॉर्मूला लिखे वेलोसिटी ग्रेडियंट का तो क्या बन जाएगा? फोर्स डिवाइड बाय एरिया डिवाइड बाय ईटा बन जाएगा। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। फोर्स कितना दिया है? 1.5 इंटू 10⁻³ ये फोर्स हो गया, डिवाइड बाय एरिया कितना है? 1 मीटर स्क्वायर, इंटू ईटा, ईटा कितना है? 1 इंटू 10⁻³ अब ये PAS लिख दिया है। अच्छा, पास्कल सेकंड लिखा है, यानी SI यूनिट में लिखा है। तो PAS जो है वो पास्कल सेकंड है। पास्कल SI होता है, सेकंड SI होता है, तो कंप्लीट भी SI ही रहेगा। तो SI में है, तो 1.5 आपका आंसर। ठीक है, 1.5 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 23। A force of 10 Newton is required to draw rectangular glass plate on the surface of liquid with some velocity. Force exerted to draw another glass plate 3 times length and 2 times width. ठीक है, तो उन्होंने यहां पर सिर्फ दो चीजों की बात की गई है, फोर्स और एरिया। फोर्स और एरिया। तो हम लोग जानते हैं कि विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 हो जाएगा। गिवन F1 दिया हुआ है, F1 कितना दिया है? 10 न्यूटन। F2 निकालना है, एरिया 1 कितना दिया है? 2। नहीं, एरिया 1 कुछ नहीं दिया है, तो सिंपली ए लिख देंगे, या 1 इंटू 1 लिख देंगे। A2 दिया है, 3 गुना उसका लेंथ हो गया और 2 गुना विड्थ हो गया, तो टोटल एरिया 6 गुना हो जाएगा। ठीक है, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, F2 निकल जाएगा। A1 A2 F1 F2। ये आ जाता है तो जाता नहीं है। होता नहीं है। तो कितना आ गया? 60 न्यूटन आ जाएगा। एरिया 6 गुना हो गया है, तो फोर्स भी 6 गुना हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ही मतलब होता है। क्या पता नहीं ब्लर क्यों हो जाता है, लगता है मैंने कहीं से कुछ गड़बड़ इनेबल कर रखा, वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा। उस सेटिंग में ढूंढना पड़ेगा, कहीं मैंने उसको गायब करने वाला ऑन कर दिया है, तो धीरे धीरे गायब हो जाएगा। पुराने वाले तो गायब हो गए होंगे, तो नहीं, ये सब तो अभी भी रखा हुआ है। ओके, तो अगला
लेवल 2 नहीं, लेवल 1 होमवर्क। अब खुद से पढ़िए, खुद से बनाइए। मेटल प्लेट एरिया दिया है, थिकनेस दिया है, वेलोसिटी दिया है। सो dv बाय dx ये आपका हो जाएगा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻³ dv भी दिया है, dx भी दिया है। सो dv बाय dx निकाल दिया हमने, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में। और क्या दिया है? एरिया भी दिया हुआ है। एरिया कितना दिया है? 10⁻² मीटर स्क्वायर। ईटा भी दिया है। ईटा कितना दिया है? 2 SI यूनिट्स, ठीक है, उन्होंने SI यूनिट ही लिख दिया है। और पूछा क्या है? फोर्स। सो माइनस साइन को भूल जाइए और फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। नहीं नहीं, लेवल 1 होमवर्क, 0.03 लेवल 1 होमवर्क। दो ही क्वेश्चन थे क्या पिछले लेवल? यही 4 क्वेश्चन ही है पूरे बुक में। लेवल 2 में है ही नहीं। सिंपल सा टॉपिक है, लेवल 2 तक वो पहुंचे ही नहीं, ठीक है। टोटल यही 4 क्वेश्चन है। 0.03 0.3 आया, 0.03 आया, अलग अलग कैसे आया? बाकियों का क्या आया? बाहर से कोई 0.3 आया है बाहर से। लो 0.3 वाले मेजॉरिटी में चले गए। बाकी हैं? लो 0.3 वाले ही है सब, ठीक है। सो 0.3 वाले लोग ज़्यादा हो गए तो 0.3 हो, ठीक है, ढेर सारे आ गए 0.3। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। वेलोसिटी ऑफ वाटर इन रिवर इज ऑन द सरफेस। सरफेस का वेलोसिटी दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर, तो याद है, सो 5 मीटर पर सेकेंड। इफ रिवर इज 4 मीटर डीप, x जो है 4 मीटर गहरा है, सो dv बाई dx 5/4 हो जाएगा, ठीक है ना। वेलोसिटी लोअर का दिया है, अपर का दिया है, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस कर देंगे तो dv बाई dx आ गया। द शियरिंग स्ट्रेस निकालना है, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया निकालना है, ठीक है। शियरिंग स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। अब आपको पहले से नहीं पढ़ाया गया है पर मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, अपनी तरफ से, कि शियरिंग स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा ईटा dv बाई dx। ए तो इधर आ गया ना, तो ईटा दिया हुआ है, कहीं दिया है ईटा है तो कोई ईटा दिया हुआ है। सो आपके पास dv बाई dx है, ईटा है, कैलकुलेट कर लीजिए। ये गायब होने वाला मैं कहाँ से लाया? इसमें तो कहीं नहीं है गायब होने वाला। चलो बाद में ढूंढेंगे, कहीं ना कहीं। सो आया तो 5/4 इंटू 10⁻³ हो जाएगा।
कहीं कुछ है ही नहीं है। सो 1.25 into 10 to power minus 3. So this was a easy topic. सिंपल सा टॉपिक था, आसान था, खत्म हो गया। ठीक है, विस्कस फोर्स। स्टोक्स लॉ। छोटा सो लिखिए, अगला टॉपिक का नाम तो कम से कम लिख ही लीजिए आज, स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी। सो स्टोक्स लॉ आप लोग लिख लेंगे। नहीं 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 नहीं, टर्मिनल वेलोसिटी। ये थोड़ा सा कुछ गड़बड़ चल रहा है, कल मैं इसको सही करूंगा। साइज बड़ा हो गया और ऊपर नीचे करने की फैसिलिटी नहीं है। पकड़ के रखो तो सही है, छोड़ते हैं तो भाग जाता है। हाँ, बड़ा है। तो स्टोक्स लॉ कहता है कि अगर कोई स्फेयर या कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में मूव कर रहा है तो उस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा। फॉर एग्जांपल, पैराशूट जब ऊपर से गिरता है तो उसके ऊपर नीचे से फोर्स लगता है, जिसको हम लोग एयर ड्रैग या एयर फ्रिक्शन बोलते थे। ओके, उसका नाम अब विस्कस फोर्स हो गया। तो हम लोग की फोर्स की लिस्ट में एक और नया फोर्स ऐड हो गया, तो 13 की जगह 14 फोर्स हो गए। ठीक है, फोर्स बढ़ते ही रहेंगे ऐसे ही, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो उन्होंने बताया कि पैराशूट पे लगने वाला फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड 6 पाई ईटा आर वी होता है। स्टोक ने बताया था, ठीक है, कि किसी पैराशूट, जो पैराशूट आसमान से गिर रहा है, उस पैराशूट पे लगने वाला फोर्स, उस पैराशूट पे लगने वाला फोर्स 6 पाई ईटा आर वी होता है। ठीक है, इसमें से सबका नाम पता ही है आपको। 6 है, पाई है, ईटा अभी अभी सीखा है, आर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑब्जेक्ट, जो भी होगा, पैराशूट का रेडियस, पत्थर का रेडियस, जो भी हो। वी इज वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो नीचे गिर रहा है। ओके, तो स्टोक्स लॉ क्लियर है। स्टोक्स लॉ सिंपल सा लॉ है जो कहता है, अब कहता है इस लॉ का यूज करके, इस लॉ का यूज करके हम लोग एक पत्थर जो पानी के अंदर जा रहा है, हवा में इसलिए नहीं कर सकते कि हवा पे विस्कस फोर्स बहुत कम होता है। ठीक है, एक पत्थर जो पानी के अंदर गिर रहा है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो क्या क्या फोर्स लगेगा? 2 फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ F6 पाई ईटा आर वी होगा। और ये दोनों तो इक्वल होंगे, दोनों इक्वल होंगे अगर वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। ओके, पैराशूट जब आप कूदते हैं तो पहले स्पीड बढ़ती है, बढ़ने के बाद थोड़ी देर बाद वो कांस्टेंट हो जाता है। सो जब वो कांस्टेंट स्पीड से चलने लगे
तो उस समय अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स दोनों इक्वल होगा. सो आई कैन राइट 6 पाई ईटा आर बी इज इक्वल टू एम जी. ठीक है. अगर ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो मास के जगह लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी. लिख सकते हैं 6 पाई ईटा आर वी. ओके. तो यहां से v निकाल लीजिए. v निकाल लीजिए. निकालिए. v निकल जाएगा. अब थोड़ा हमारे लिए खतरनाक है लिखने में. 4 रो पाई आर क्यूब. हाँ दे रहे हैं, डिमांड वाले भी तो आ जाते हैं. 3 इंटू 6 पाई ईटा आर. ठीक है. तो इसमें से पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो वेलोसिटी निकल जाएगा. ठीक है. वेलोसिटी निकल जाएगा. ठीक है. तो ये कल पढ़ेंगे अब. ठीक है. टाइम हो गया है.